एक ऐसा ब्रांड जिसने वर्षों तक भारत में राज किया, लोगों के दिलों में जगह बना के रखी। लोग इतने कंफ्यूज रहते थे इस ब्रांड को, उनको लगता था कहीं ये अपना ही तो नहीं, इंडियन ब्रांड तो नहीं। इसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी थी कि इसने इस तरह का माहौल बना दिया कि लगा कि ये तो इंडियन ब्रांड ही है। इस ब्रांड का जो जन्म हुआ वो चेकोस्लोवाकिया में हुआ। 1894 में ये ब्रांड जन्म लिया। इस ब्रांड को बनाने वाले, जिन्होंने परिवार से मोची थे, बचपन से इन्होंने जूता और जूता बनते हुए देखा था। इनके परिवार के लोग जूता तो बनाते थे, मगर इस तरह से किसी कंपनी को चलाना, कंपनी को बनाना कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इस व्यक्ति ने इस कंपनी को बनाने का डिसाइड किया, सिर्फ 2-3 लोगों के साथ मिलकर। अपने बड़े भाई, अपनी बहन और एक खुद मिलजुल कर इन्होंने उस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। सिर्फ 10 एम्प्लॉय रखे और शूज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब सोच रहे होंगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बाटा। थॉमस बाटा इसके फाउंडर माने जाते हैं। इनके भाई की कुछ ही समय के बाद मौत हो गई। इनकी बहन ने शादी कर ली। इनके पास बिजनेस ग्रो करने के लिए एक उम्मीद खत्म सी हो गई, मगर ये हार नहीं माने। आगे बढ़ने का इन्होंने डिसाइड कर लिया था, तो ये आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने पाया कि जो जूता बनाने के लिए जो लेदर चाहिए होता है, लेदर बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में। इस एक्सपेंसिव लेदर के साथ यदि मैं बिजनेस करना चाहूँगा और बिजनेस करता रहूँगा, तो हो सकता है मैं मार्केट शेयर खो दूँ। हो सकता है कि मैं उतना बढ़िया ना कर पाऊँ जितना मैं करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने लेदर का अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। लेदर का अल्टरनेट इन्होंने फाइनली ढूंढ लिया और इन्होंने रैगजीन के जूते, कंफर्टेबल जूते और भी डिफरेंट वैरायटीज के जूते इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए। वो जूते इतने पसंद किए गए, लोगों ने उसको इतना पसंद किया। एक तो सस्ते होते थे, कंफर्टेबल होते थे और लॉन्ग लास्टिंग होते थे वो जूते। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, अपना एक्सपेंशन बढ़ाया जाए। मगर इनको यह चीज़ नहीं पता थी एक साथ एक ही बार में बहुत सारे प्रोडक्शन कैसे किया जाए। इसके लिए यूएसए जाके इन्होंने एक सर्टन ट्रेनिंग ली, जाके सीख कर आए कि कैसे काम किया जाता है। इन्होंने उसके बाद तो तहलका ही मचा दिया। अपने छोटे भाई बहनों को इस बिजनेस में ऐड कर लिया और जगह जगह विश्व भर में अपने ब्रांड की स्टोर्स खोले। प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होते ही इनके प्रोडक्ट की डिमांड सर्टेन लेवल पर बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वार के सैनिकों के लिए जूता बनाने का ऑर्डर मिल गया था। होना क्या था, इतना तेजी से ग्रो इस बंदे ने किया, इस कंपनी ने किया कि लोग देखते रह गए। इसके पहले ही इन्होंने बटसुकी नाम का एक जूता लॉन्च किया था, जो कि फॉर्मल शूज़ था। अभी तक इतना सिंपल फॉर्मल शूज़ किसी और कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा उसमें भी ग्रो मिला था। वर्ल्ड वार के जूते बनाने के जब इन्होंने शुरुआत की तो इनको शुरू में तो दिक्कत आई, मगर जब इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, मोर देन 60% एम्प्लॉइज उन्होंने बढ़ाए और जमकर प्रोडक्शन किया और सारी डिमांड इन्होंने बहुत जल्दी फुलफिल कर दी। मगर एक समय ऐसा आया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, डिमांड डाउन हुई। इनके पास भी इतने सारे एम्प्लॉयज को रख करके उनको सैलरी दे पाना, उनके साथ उसी स्पीड में प्रोडक्शन स्टार्ट रखना पॉसिबल नहीं था। इनको समझ नहीं आया कि ऐसे सिचुएशन में करें क्या। इन्होंने बहुत ही रिस्की एक डिसीजन ले लिया। इन्होंने कहा मेरे सारे जूतों के रेट 50% मैं कम कर देता हूं। होना क्या था, डिमांड फिर से बहुत तेजी से हाई हुई इनकी। इतना सस्ता जूता, इतनी अच्छी क्वालिटी का जूता, इतने बड़े ब्रांड का जूता अगर आपको 50% सस्ता मिल रहा हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। बस इस डिसीजन से इनका मार्केट शेयर बढ़ता चला गया, इनका डिमांड बढ़ती चली गई और इन्होंने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस किया कि अपनी सैलरी कम करें। इस मुसीबत के टाइम पर अगर वो सैलरी कम कर लेते हैं तो लोग आगे बढ़ने में उनको ईजी होगा। एम्प्लॉयज़ भी बिल्कुल साथ हो गए उनके। उन्होंने अपनी सैलरी 40% डाउन करने के लिए रेडी हो गए। सारे एम्प्लॉयज़ की उन्होंने अपनी सैलरी डाउन की। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ हैं, आपके विज़न, आपके मिशन के साथ आपका एम्प्लॉय भी जुड़ा हुआ है,
तो ज़्यादा समय नहीं लगता आपको ग्रो करने में। मगर एम्प्लॉय कुछ और सोच रहा है, वो अपना ग्रोथ सोच रहा है, आप अपना ग्रोथ सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। आज के बिजनेस सिनारियो में यही हो रहा है। जो मालिक होते हैं वो अपना ग्रोथ देख रहे होते हैं, एम्प्लॉय अपना ग्रोथ देख रहा होता है, जॉब यहाँ कर रहा होता है, साथ ही साथ दूसरी जगह जॉब सर्च कर रहा होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ से, उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं है, उस सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे में ना तो कंपनी बहुत ग्रो करती है, ना एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंशन करते चले गए और आज इनका विश्व में 70 देशों में बाटा के स्टोर्स अवेलेबल हैं। आज इनका शोरूम जो है स्विट्ज़रलैंड में भी है और हेड ऑफिस भी इनका स्विट्ज़रलैंड में ही है। विश्व भर में पसंद किया जाने वाला बहुत ही सिंपल ब्रांड, बहुत ही वाजिब रेट में मिलने जाने वाला ब्रांड और अपने जैसा लगने वाला ब्रांड, थॉमस बाटा ने इस ब्रांड को बनाया और हम सबके दिलों पर राज किया, वर्षों राज किया। आज भी भारत में बाटा को लोग सम्मान से नाम लेते हैं। हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हमें टफ डिसीजन लेना पड़ता है, कई बार हमें डिसीजंस इतने मुश्किल लेने पड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मगर जीवन में आगे बढ़ना होता है तो डिसीजंस तो टफ लेना ही पड़ता है और डिसीजन तो टफ लेना ही चाहिए। यदि एक बार आपने डिसीजन टफ नहीं लिया, कोई रिस्की डिसीजन नहीं लिया, तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे, काश मैं उस समय एक रिस्की डिसीजन ले लिया होता। मैंने अभी आपको एक बात बोली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के संबंध की। बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जिसमें कहते हैं एक बार एंटर कर जाओ तो एग्जिट है ही नहीं, उनकी पॉलिसी ही नहीं है फायर करने की। बहुत सारी कंपनीज मैं जानता हूं जो कि इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर अपने कॉस्ट निकालने के लिए, अपने प्रॉफिट निकालने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए लोगों को फायर कर दिया है। बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है क्योंकि कंपनीज नुकसान में थी। क्या कंपनीज उन एम्प्लॉयज़ की वजह से नुकसान में थी या अपनी पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान में थी, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। अगर वो एम्प्लॉयज़ उनके लिए नुकसानदेह थे तभी तक उन्होंने हायर ही क्यों किया था, उनके साथ चल ही क्यों रहे थे। कहते हैं किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय उनका एसेट होना चाहिए, मगर कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉय आपका एसेट होना चाहिए। कई लोग 8-8 साल 10-10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। यदि वो प्रोडक्टिव नहीं थे तो आपने 10-10 साल उनको ढोया ही क्यों, और यदि वो प्रोडक्टिव थे तो इस समय अपना कॉस्ट बचाने के लिए आपने उनको ही क्यों निकाल दिया। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लीडरशिप के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं जाऊंगा और उलझूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर एक बात समझनी चाहिए एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, जब सिचुएशन टफ हो तो अपनी कंपनी को अपना समझिए। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं या आपने खुद की कंपनी चला रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको थॉमस की बायोग्राफी थोड़ी डिटेल में पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव किया करते थे, क्या उनके स्ट्रैटेजीज होती थी, कैसे उन्होंने लॉस हो रही कंपनी को प्रॉफिट में लाया और कैसे कन्विंस कर दिया किसी व्यक्ति को कि अपनी सैलरी कम कर दे। बहुत मुश्किल डिसीजन है इस समय लेने की ज़रूरत है। इस पेंडेमिक के टाइम पर यदि किसी ने गलत डिसीजन लिए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने, उनको इसका पछतावा बाद में भले ही हो, मगर वर्तमान में जिसके साथ आपने वो डिसीजन ले लिया है उसका तो वर्तमान आपने ख़राब कर दिया है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा संभलिए और सेविंग थोड़ी से स्टार्ट करना शुरू कीजिए। यदि आपके पास अभी भी जॉब है या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, सेविंग पर बिल्कुल ध्यान रखिए और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक फिक्स्ड डेट तय कर दीजिए और हो जाइए फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक्टिव इनकम पे कभी भी भरोसा मत रखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का बायोग्राफी। लगा